Welcome back students, welcome back to Target for IQ. My name is Vedant and today we are going to study about first information report, which is a very crucial topic of your judicial services examination. So let's begin. So these are the topics that we are going to cover today. First of all, we will cover the Bare Act language. Secondly, we will read about what is the purpose of FIR. उसके बाद we will move on and study that what are the remedies available if FIR is not lodged. Then we will move on to the question whether a cryptic info amounts to an FIR. उसके बाद हम पढ़ेंगे FIR की एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है और अगर FIR फाइल करने में डिले हो जाए तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे. उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रॉस FIR का कॉन्सेप्ट. देन वी विल मूव ऑन टू कि वेदर इज इट मैंडेटरी फॉर पुलिस ऑफिसर, क्या पुलिस ऑफिसर के लिए मैंडेटरी है FIR को दर्ज करना. उसके बाद वी विल मूव ऑन टू द न्यूली लॉन्च्ड कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो FIR. देन is FIR a privileged document or a private document or a public document? And last we will study, can a child or a lunatic lodge an FIR? So let's begin and I assure you that आज के लेक्चर के बाद FIR के टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन, whether it's your prelims examination or your mains examination, you will handle it very brilliantly. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेयर एक्ट लैंग्वेज को. So section 154 of Code of Criminal Procedure talks about FIR. Explicitly FIR का mention नहीं है, but it impliedly talks about FIR. And newly launched भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 173. तो सबसे पहले हम बात करते हैं FIR की इंपॉर्टेंस क्या है. देखिए, FIR को हम कह सकते हैं दैट इट इज द गेटवे टू आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. क्यों? क्योंकि जब तक कोई FIR लॉन्च नहीं होगी तब तक इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को या फिर कोर्ट को यह पता नहीं लगेगा कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है. इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हमारी पुलिस है, एडजुडिकेटरी बॉडी हमारा कोर्ट है. उनको यह खुद से नहीं पता लग सकता कि किसी स्थल पर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित हुआ है. यह बताने की जिम्मेदारी, यह इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है इंफॉर्मेंट की. अब हम ये देखते हैं कि इंफॉर्मेशन कौन लेके जाएगा. तो FIR की इंफॉर्मेशन कोई भी लेके जा सकता है. आप लेके जा सकते हैं, मैं लेके जा सकता हूं, जिस इंसान ने घटना घटित होते हुए देखी है वो लेके जा सकता है, जिसके साथ घटना घटित हुई है वो भी लेके जा सकता है. और तो और जो एक्यूज्ड है, जिसने घटना करी, जिसने क्राइम करा, वो खुद भी FIR लेके जा सकता है. और इस तरीके की FIR को हम क्या कहते हैं? दिस टाइप ऑफ एन FIR, जहां पर खुद एक्यूज्ड इंफॉर्मेंट बन के जाता है और बताता है कि इंस्पेक्टर साहब मेरे से ये मैंने ये गुनाह करा है, और इंफॉर्मेशन देता है, FIR लॉन्च कराता है. उसे हम कहते हैं कन्फेशनल FIR. क्योंकि यहां पर जो एक्यूज्ड है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, वो एक कन्फेशन भी कर रहा है कि यह जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है ये मैंने किया है. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखने की जरूरत है, it talks about cognizable offense. So there are two types of offenses, cognizable offense and non-cognizable offense. FIR हमेशा और हमेशा सिर्फ cognizable offense में ही लॉन्च करी जाएगी, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा. अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर अगर FIR cognizable offense में फाइल करी जाएगी तो what about the non-cognizable offenses, क्या वहां पर कोई रेमेडी नहीं है? तो वहां पर भी रेमेडी है. In case of non-cognizable offenses there is a report called NCR, विच फुल फॉर्म जिसका है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट. तो नॉन कॉग्निजेबल केसेस जब कमिट होते हैं उनमें NCR फाइल करी जाती है, और जब कॉग्निजेबल केस कमिट होते हैं तो उनमें FIR फाइल करी जाती है. मूविंग फॉरवर्ड, ये इंफॉर्मेशन जो है, जो FIR है, आप देंगे कैसे? तो इसको आप ओरली भी दे सकते हैं, आप रिटन में भी दे सकते हैं. अगर आप गए इंस्पेक्टर साहब के पास और आपने ओरली उस इंफॉर्मेशन को दिया तो वो उसको नोट डाउन करेंगे. नोट डाउन करने के बाद आपको रीड करेंगे कि आपका ये बयान है, और जब आप सेटिस्फाई हो जाए कि जो इंस्पेक्टर साहब ने रीड करके आपको बताया है यही आपका बयान है, तो आप उस पर सिग्नेचर करेंगे. सिग्नेचर करने के बाद जो पुलिस ऑफिसर है, कंसर्न पुलिस ऑफिसर है, वो उस इंफॉर्मेशन को स्टेशन डायरी या जर्नल डायरी में एंटर करेंगे. सेक्शन 44 ऑफ पुलिस एक्ट आपको बताएगा जर्नल डायरी क्या होती है. ठीक है. उसके बाद आपको उस इंफॉर्मेशन की, उस FIR की एक फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी आपको दी जाएगी. अब जब आप वो कॉपी मिल जाएगी
उसके बाद प्रोसेस आगे बढ़ेगी। तो ये तो बात हो गई ओरल पार्ट की। बट व्हाट इफ अगर आपने राइटिंग में दी एफआईआर, तो यहां पर पुलिस का काम थोड़ा और आसान हो जाता है। पुलिस को आपने राइटिंग में एफआईआर दी, पुलिस उसे अपनी डायरी में एंटर करेगा, आपके सिग्नेचर लेगा, सिग्नेचर लेने के बाद उसे जनरल डायरी में एंटर करेगा और प्रोसेस आगे ट्रायल की तरफ जाएगी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद। नाउ लेट्स मूव ऑन टू, अब ये जो दो पॉइंट्स हैं, दीज आर इन सेक्शन 154 एंड 173 ऑफ बीएनएसएस, दीज आर द प्रोवाइजोज। अब प्रोवाइजोज क्या होते हैं? प्रोवाइजोज का हमें बिल्कुल स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करना होता है। देयर कैन नॉट बी अ लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोवाइजोज। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो पहला प्रोवाइजो हमारा क्या कहता है कि इन केस ऑफ एसिड अटैक या वुमेन रिलेटेड ऑफेंसेस जैसे 354, 354A, 376, 376A, 509, 354B, 354C, 354D, ये जितने भी वुमेन रिलेटेड ऑफेंसेस हैं या फिर अगर कोई एसिड अटैक का केस है, उसमें इंफॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय अ वुमन पुलिस ऑफिसर। अब इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, इसके पीछे रीजन ये है कि हो सकता है कि कोई पीड़िता जब एफआईआर लॉन्च कराने पुलिस थाने आएगी और वहां पर वो पाएगी कि एक मेल ऑफिसर बैठे हैं जो एफआईआर लिखेंगे, तो हो सकता है वो अपने आप को थोड़ा असहज महसूस करे, सहज महसूस ना करे। ठीक है, शी माइट नॉट फील कंफर्टेबल इन गिविंग ऑल द माइन्यूट डिटेल ऑफ द ऑफेंसेस। इसलिए एज लॉ हैड मेड इट मैंडेटरी नॉट रिजिडली, जहां तक पॉसिबल हो सके वहां तक, कि अगर थाने में महिला पुलिस कर्मचारी हैं तो महिला पुलिस ऑफिसर ही एफआईआर लॉन्च करे इन केस ऑफ दीज ऑफेंसेस। Proviso 1 we have covered. Now we move on to the second proviso, which says in case the victim is physically or mentally disabled, in case the victim, which victim? The victim of these offenses or these offenses. In case the victim is physically or mentally disabled, the information shall be recorded at the victim's residence. This is one of the few examples of the victim-centric approach that our criminal justice system takes. भाई कोई विक्टिम जो है वो ऑलरेडी परेशान है, विक्टिम ऑफ क्राइम है, इसी के साथ साथ वो फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड भी है, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू कम टू द पुलिस स्टेशन एंड लॉन्च द एफआईआर, एंड इट विल बी डिफिकल्ट। तो क्या वो एफआईआर लॉन्च ना करे? नहीं, वो बिल्कुल एफआईआर लॉन्च कर सकती हैं। और इस केस में पुलिस ऑफिसर की, कंसर्न पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होगी कि वो विक्टिम के रेजिडेंस पे जाए या फिर किसी ऐसी जगह पे जहां पर विक्टिम कंफर्टेबल हो, उनकी कन्वीनियंट प्लेस पे जाए और एफआईआर लॉन्च करे, उनका बयान दर्ज करे। अब जैसा हमने पढ़ा कि मेंटली डिसेबल्ड भी विक्टिम हो सकता है, तो यहां पर इफ द विक्टिम इज मेंटली डिसेबल्ड, हम अपने साथ जो कंसर्न पुलिस ऑफिसर है वो एक इंटरप्रेटर या फिर एक स्पेशल एजुकेटर को लेके जाएंगे जो विक्टिम से कम्युनिकेट करके इफेक्टिवली पुलिस के सामने उनका बयान रख पाएगा। बिकॉज देयर आर चांसेस कि जो मेंटली डिसेबल्ड विक्टिम है वो उतना एफिशिएंटली अपना बयान दर्ज ना करा पाए, तो यहां पर हम इंटरप्रेटर या फिर स्पेशल एजुकेटर की हेल्प लेंगे। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट प्रोवाइजो, that it is mandatory that the information recorded shall be videographed. Why? This provision is given in the law to avoid any sort of distortion by the investigation agency, which is the police. पुलिस कोई भी बयान के साथ छेड़छाड़ ना कर पाए, इसलिए इस सारे बयान की वीडियोग्राफी होगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप एफआईआर दर्ज कराने गए और पुलिस ऑफिसर ने ये बोल दिया कि जाइए मैं नहीं करूंगा एफआईआर दर्ज, तो अब क्या हमारे पास कोई रिकोर्स नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल हमारे पास रिकोर्स है। और वो रिकोर्स क्या है? वो रिकोर्स यह है कि अगर ऑफिसर इंचार्ज रिफ्यूज कर देते हैं आपकी इंफॉर्मेशन नोट डाउन करने से, तो आप सेक्शन 154 क्लॉज 3 में, सेक्शन 154 क्लॉज 3 याद रखिएगा, 156 क्लॉज 3 की बात नहीं हो रही है, 154 क्लॉज 3 की बात हो रही है। 154 क्लॉज 3 में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास आप अपनी इंफॉर्मेशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस लेके जाएंगे, और जब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इस चीज से सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हां इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये लगता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, तो वो या तो खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे या फिर अपने किसी भी सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को बोलेंगे कि आप जाइए और इस कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन करिए। One more point that we should note here is that registration of FIR is absolutely mandatory. अब ये
बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, भजन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, बट इन जजमेंट से आने से पहले हम ये पॉइंट कंक्लूड कर सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी। हाउ? सो इस हाउ का आंसर ये है कि द सेक्शन इटसेल्फ सेज, द सेक्शन इटसेल्फ इंप्लाइज दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी। अब ये सेक्शन कैसे इंप्लाई करता है? सेक्शन इंप्लाई करता है बिकॉज ऑफ द वर्ड यूज्ड शैल। सेक्शन 154 में जो वर्ड यूज्ड है दैट इज शैल एंड नॉट मे, एंड शैल इंप्लाइज that filing of FIR, registration of FIR is absolutely mandatory। पुलिस के पास डिस्क्रिशन नहीं है कि हम चाहे तो FIR रजिस्टर करें चाहे तो रजिस्टर ना करें, क्योंकि वर्ड शैल यूज किया गया है 154 सेक्शन में या 173 ऑफ BNSS में, इसलिए रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी एंड पुलिस कैन नॉट रिफ्यूज टू रजिस्टर योर FIR। नाउ मूविंग फर्दर, we will read what is the purpose of FIR। तो पर्पस क्या है FIR का? पर्पस ये है कि जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि क्या क्राइम हुआ है, किसने क्राइम करा है, किस तरीके का वो क्राइम है, किस घटना स्थल पे वो क्राइम हुआ है, तब तक हम इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, तब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगी, तब तक कोर्ट एडजुडिकेशन कैसे करेगी उस मुद्दे पे, उस केस पे। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके हमको FIR लॉन्च करा देनी चाहिए। इससे दो फायदे होते हैं। पहला फायदा कि FIR में किसी भी तरीके का डिस्टॉर्शन या एम्बेलिशमेंट नहीं होता। एम्बेलिशमेंट मतलब नमक मिर्च मसाला लगाकर बात को बड़ा चाकर बता देना कि एक्चुअली में तो हुआ था कि विक्टिम के पैर पे लाठी से वार किया गया, बट क्योंकि आपकी दुश्मनी थी उस विक्टिम से तो आपने FIR लॉन्च करा के अपने दिमाग से इंफॉर्मेशन लगाई और यह लिखवा दिया कि विक्टिम के सिर पर हथौड़े से 3-4 बार मारा गया था। दिस इज कॉल्ड एम्बेलिशमेंट। ठीक है। एनी डिले इन सच इंफॉर्मेशन may give an opportunity for second thoughts and also for the omission of some very crucial connecting facts। अगर FIR कमीशन ऑफ क्राइम में और FIR लॉन्च होने के बीच में ज्यादा डिले होगा तो इट विल गिव सस्पिशन, इट विल गिव राइज टू सस्पिशन कोर्ट के माइंड में कि क्या इस व्यक्ति ने कोई ऐसे फैक्ट्स इस FIR में एंटर करे हैं इंटेंशनली जो सच नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत टाइम तक जब आपने FIR लॉन्च नहीं करी ऑफेंस होने के बाद तो इट इज बट ऑब्वियस कि चांसेस आर कि जो विक्टिम है या जो इंफॉर्मेंट है, इंफॉर्मेंट के माइंड से कुछ क्रूशियल फैक्ट्स रिलेटेड टू दैट इंसिडेंट फेड हो जाए, उसकी मेमोरी से चले जाए। तो इसलिए ये इंटेंशनल भी हो सकता है उसके पार्ट पे और ये फेलियर ऑफ मेमोरी की वजह से भी हो सकता है। इसलिए FIR शुड बी लॉन्च्ड एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द कमीशन ऑफ ऑफेंस। सेकेंडली, FIR provides a check on the undesirable tendency on part of the prosecution to fill the gaps on their own। अब इसको समझिए, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ आज, कल सुबह जाकर एक इंफॉर्मेंट ने उस कॉग्निजेबल ऑफेंस की FIR दर्ज कराई सदर थाने में। ठीक है, दिल्ली के सदर थाने में FIR लॉन्च करा दी गई। अब FIR क्या है? FIR लॉन्च कौन कराएगा? FIR जब लॉन्च होगी वो प्रोसिक्यूशन की साइड से होगी ना, क्योंकि डिफेंस तो एक्यूज्ड है। FIR लॉन्च हुई, अब केस आगे बढ़ा, ट्रायल पे पहुंच गया, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब प्रोसिक्यूशन ने देखा कि जो हमारा केस है वो थोड़ा सा कमजोर है, तो क्यों ना हम इसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स डाल दें जिससे हमारा केस मजबूत हो जाए। अब जैसे ही प्रोसिक्यूशन ये कोशिश करेगा कि कुछ ऐसे अनट्रू, डिस्टॉर्टेड, एम्बेलिश्ड फैक्ट्स FIR में डाले जाएं केस को मजबूत करने के लिए, कोर्ट तुरंत रेफर करेगा जो FIR लॉन्च हुई थी। और जैसे ही वो उस FIR के साथ उस प्रोसिक्यूशन के जो डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स हैं उनको मैच करेगा, कोर्ट तुरंत जान लेगा कि दीज फैक्ट्स आर नॉट ट्रू, दीज आर डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स, दीज आर अनट्रू फैक्ट्स। ठीक है, तो ये भी फायदा होता है FIR लॉन्च करने का टाइमली, कि अगर आपने टाइमली FIR लॉन्च कर दी तो प्रोसिक्यूशन अपनी मनगढ़ंत कहानियां अपना केस मजबूत करने के लिए उसमें नहीं डाल पाएगा केस में। अब हम बात करते हैं रेमेडीज व्हेन FIR इज नॉट लॉन्च्ड। तो देखिए, आपने देखा कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ और एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन की तरह आपने इसे अपनी ड्यूटी समझकर आप थाने में गए और इंस्पेक्टर साहब से बोला कि इंस्पेक्टर साहब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस यहां पर हुआ है और मैं इसकी FIR कराने आया हूं। इंस्पेक्टर साहब ने आपको कह दिया जाइए मैं नहीं करूंगा FIR दर्ज, तो क्या अब कोई उपाय नहीं है? बिल्कुल उपाय है। जैसा हमने ऊपर पढ़ा
154(3) में आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जा सकते हैं, और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जब वो सेटिस्फाई हो जाएंगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, या तो खुद इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकते हैं या फिर किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को बोल सकते हैं इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए। बट सपोज करिए आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास गए और एसपी साहब ने भी कह दिया कि जाइए, कोई एफआईआर लॉन्च नहीं होगी। उनका मूड खराब था, उन्होंने मना कर दिया, नहीं करूंगा एफआईआर लॉन्च। तब क्या होगा? उस केस में सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 आपको यह पावर देता है कि आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास जाएं। मजिस्ट्रेट साहब के पास जाकर आप बोलेंगे कि जज साहब, ऐसे ऐसे तथ्य हैं, ये क्राइम हुआ, ये घटनास्थल था, इस व्यक्ति ने किया, मैंने देखा, मैं एफआईआर लॉन्च कराने पुलिस इंस्पेक्टर के पास गया, उन्होंने लॉन्च करने से मना कर दिया। उसके बाद मैंने कानूनी रूप से सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस साहब को अप्रोच करा, उन्होंने भी मेरे बात सुनने से मना कर दी। इंसाफ कहां है जज साहब, मेरी कार्रवाई कौन करेगा? तो जज साहब कहेंगे कि आप चिंता मत करिए, और तुरंत जज साहब ऑर्डर करेंगे पुलिस ऑफिसर को कि तुरंत मिनट से पहले आप एफआईआर लॉन्च करिए और इस केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू करिए। अब जनरली तो ऐसा होगा नहीं, बट फिर भी लॉ इज ऑल अबाउट प्रिकॉशंस। सपोज जज साहब ने भी मना कर दिया कि नहीं होगी एफआईआर लॉन्च। सपोज जिस जज के पास आप गए उनसे आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी थी और उन्होंने मना कर दिया कि नहीं करेंगे हम एफआईआर लॉन्च। तो अब क्या? पुलिस ने भी मना कर दिया, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने भी मना कर दिया, और जज साहब ने भी मना कर दिया। तो अब क्या किया जाए भाई? ऐसे केस में आपके पास एक ऑप्शन है कि आप ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी क्या कहता है? सेक्शन 482 बात करता है इनहेरेंट पावर्स की। अब इनहेरेंट पावर्स कोर्ट बहुत सारी चीजों को इफेक्ट देने के लिए कर सकता है। इनहेरेंट पावर यूज कर सकता है कोर्ट के किसी ऑर्डर को इफेक्ट देने के लिए। इनहेरेंट पावर हाई कोर्ट यूज कर सकता है किसी अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ को रोकने के लिए, और भी बेहद सारी चीजों के लिए इनहेरेंट पावर्स का यूज किया जा सकता है। तो अगर पुलिस ऑफिसर ने आपकी रिपोर्ट लॉन्च नहीं करी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने आपकी रिपोर्ट लॉन्च नहीं करी, यहां तो और के साथ जो आपके मजिस्ट्रेट साहब थे जिनके पास आप बहुत उम्मीद लगाकर गए थे, उन्होंने भी आपकी रिपोर्ट लॉन्च नहीं करी, तो आपके पास ऑप्शन है, निराश होने की जरूरत नहीं है। आप माननीय उच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं और सेक्शन 482 सीआरपीसी में अपनी कंप्लेन लॉन्च करा सकते हैं। और इसी जैसे ही आप 482 में एप्लीकेशन देंगे कोर्ट के पास, कोर्ट तुरंत ऑर्डर करेगा कि तुरंत एफआईआर लॉन्च करी जाए और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन इस केस की शुरू करी जाए। इतनी बात समझ आ गई हमें। अब एक हमने यहां पर सेक्शन बीच में छोड़ा जिसको अब हम पढ़ते हैं। जो ये आप 156(3) में गए थे, आपके पास ऑप्शन ये है कि जब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रिफ्यूज कर दे तो 156(3) में मजिस्ट्रेट के पास ना जाके आप प्राइवेट कंप्लेन लेकर सीधे सेक्शन 2 सीआरपीसी 200 सीआरपीसी में चले जाए मजिस्ट्रेट साहब के पास। तो ये बन जाएगा एक एफआईआर केस से कंप्लेन केस। और जब कंप्लेन केस बन जाएगा तो जैसे ही आप मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन लेके जाएंगे, मजिस्ट्रेट साहब ओथ पे आपका एग्जामिनेशन करेंगे, आपके विटनेसेस को सुनेंगे, आपने जो मटेरियल प्रेजेंट करा है उसको सुनेंगे, और स्ट्रेट अवे कॉग्निजेंस लेके ट्रायल स्टार्ट कर देंगे। यहां पर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं होगी, यहां जो लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन होगी वो कोर्ट खुद करेगा। ठीक है, तो ये 4 रेमेडीज हैं आपके पास। कब? जब एफआईआर लॉन्च ना हो रही हो। मूविंग फॉरवर्ड, डज क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन अमाउंट्स टू एफआईआर? अब क्वेश्चन ये है कि क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है। देखिए, क्रिप्टिक मींस समथिंग विच इज वेरी वेग और ऑब्सक्योर और नॉट क्लियर। ठीक है, कि सपोज करिए एक क्राइम हुआ, आप एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं, आपके पास फोन आया कि इंस्पेक्टर साहब, मैं फला फला जगह से बोल रहा हूं, मैं दिल्ली से बोल रहा हूं, यहां पर एक ऑफेंस हो गया है। ना तो उसने ये बताया कि वो कौन बोल रहा है, उसने बोला मैं बोल रहा हूं। भाई मैं कौन? अपना नाम नहीं बताया, अपना पता नहीं बताया, यह भी नहीं बताया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, यह भी नहीं बताया कि कहां हुआ है, बस यह बोल दिया कि दिल्ली में हुआ है। स्पेसिफिक लोकेलिटी उसने आपको नहीं बताई और यह कह के फोन काट दिया। तो क्या सिर्फ इस बेसिस पे कि क्योंकि ये इंफॉर्मेशन फर्स्ट इन टाइम पुलिस ऑफिसर को दी गई, क्या ये एफआईआर हो जाएगी? जी नहीं।
सिर्फ इस बेसिस पे कि वो इंफॉर्मेशन फर्स्ट इन टाइम मिली पुलिस ऑफिसर को अबाउट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, इट विल नॉट बिकम ऑटोमेटिकली एन एफआईआर। एफआईआर होने के लिए द इंफॉर्मेशन शुड बी क्रिस्टल क्लियर कि कहां ऑफेंस हुआ है, किस सिचुएशन में ऑफेंस हुआ है, क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो हम एनसीआर फाइल करेंगे। तो अगर एफआईआर लॉन्च करनी है तो इंफॉर्मेशन शुड सफिशिएंटली मेक आउट और पॉइंट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अनटिल एंड अनलेस ये सारी चीजें आपकी इंफॉर्मेशन में हैं, it will be treated as a cryptic information and generally cryptic information is not considered as an FIR। ठीक है। और जो क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन है ज्यादातर इंडियन सिचुएशन में ये टेलीफोनिक मैसेजेस को ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि हमने 154(1) में पढ़ा था, सॉरी सेक्शन 154 में हमने पढ़ा था कि जब आप अपना एफआईआर लॉन्च कराने आएंगे तो वहां पर आपको, जब पुलिस ऑफिसर उसे नोट डाउन कर लेगा, आपको उस पर सिग्नेचर करने होंगे। ये सिग्नेचर का पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ दिस सिग्नेचर इज टू इंक्रीज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान अपने झूठे बयान पे सिग्नेचर नहीं करेगा। अगर आपका वहां सिग्नेचर है तो इट इज वेरी सेफ टू अज्यूम कि जो आपने बोला है वो सब सच है आपके अकॉर्डिंग। जितने भी तथ्य आपने उसमें मेंशन करे हैं आपकी समझ के अनुसार वो सब सच हैं। अब यहां पर कोई तरीका नहीं है ये इंश्योर करने का कि जो इंसान इंफॉर्मेशन दे रहा है उसके सिग्नेचर होंगे, और क्योंकि उसके सिग्नेचर हो नहीं सकते तो हम कैसे मान लें कि वो सच बोल रहा है। हमने उसको बोला ठीक है आप बता रहे हैं, आप पुलिस थाने आइए और अपना सिग्नेचर करवाइए और बयान लिखवाइए, पर उसने मना कर दिया कि नहीं वहां तो मैं नहीं आऊंगा। तो ऐसी इंफॉर्मेशन को हम एफआईआर नहीं मानेंगे, बावजूद इसके कि ये सबसे पहली इंफॉर्मेशन थी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दैट इज द पुलिस के पास पहुंची रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ अ ऑफेंस। भले ही सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये पुलिस के पास पहुंची, बट स्टिल दिस विल नॉट बी टर्म्ड एज एन एफआईआर बिकॉज it is not detailed at all and it does not contain the prerequisites of a report being an FIR. Moving forward, सुरजीत सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2012 बहुत ही लैंडमार्क केस आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट इन अ केस ऑफ अ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन रिसीव्ड फ्रॉम एन अननोन पर्सन, हमें यह भी नहीं पता कि वो इंसान कौन है, उसने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करी। द क्वेश्चन ऑफ रीडिंग ओवर दैट इंफॉर्मेशन टू द अननोन इंफॉर्मेंट, जो 154 में करना मैंडेटरी है अगर आप ओरल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, डज नॉट अराइज। फोन पर कैसे करें, है ना, सामने तो वो आपके है नहीं। नॉर डज द अपेंडिंग ऑफ सिग्नेचर टू द इंफॉर्मेंट एज रिकॉर्डेड अराइज। अब क्योंकि वो इंसान आपके सामने फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, तो अगर आप उस इंफॉर्मेशन को लिख भी लेते हैं तो उस पर सिग्नेचर तो उस व्यक्ति के हो नहीं सकते। इससे क्रेडिबिलिटी बिल्कुल स्टैब्लिश नहीं हो पा रही है कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये सच है या झूठ है। द टेलीफोनिक इन्फो वेयर क्रूशियल डिटेल्स आर मिसिंग कैन नॉट बी टर्म्ड एज एफआईआर। एम्पली क्लियर? चलिए मूविंग फॉरवर्ड। सिद्धार्थ वशिष्ठ अलियास, ये @ जो लिखा है इसको अलियास बोलते हैं लॉ में। सिद्धार्थ वशिष्ठ अलियास मनु शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। इस केस के बारे में शायद आपने नाम इसका ना सुना हो, बट जेसिका लाल मर्डर केस के बारे में आप सबने सुना होगा। आई एम श्योर नो वन किल्ड जेसिका मूवी भी आप लोगों ने बहुत बार देखी होगी। तो वो जो जेसिका लाल केस था उसका ऑफिशियल नेम था सिद्धार्थ वशिष्ठ अलियास मनु शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली ये बात बोली थी, फोन कॉल्स मेड इमीडिएटली आफ्टर एन इंसिडेंट टू द पुलिस कॉन्स्टिट्यूट एन एफआईआर ओनली, ध्यान दीजिए, ओनली when they are not vague and cryptic calls and give detailed information about the commission of a cognizable offense। फोन कॉल्स जो पुलिस ऑफिसर को करी गई immediately after the commission of an offense does not make it an FIR until and unless वो कॉल्स बिल्कुल वेग ना हो, वो क्रिप्टिक इन नेचर ना हो। जब तक वो कॉल्स डिटेल्ड नहीं होंगी, सारी डिटेल्स नहीं देंगी कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तब तक वो इंफॉर्मेशन एफआईआर नहीं कहलाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एफआईआर पे। अब हम पढ़ रहे हैं एफआईआर के बारे में, हम पढ़ रहे हैं तो इसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू तो होगी, अदरवाइज क्या फायदा है इसके बारे में पढ़ने का अगर इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है तो देखिए दो टाइप की वैल्यू होती है एविडेंशियरी वैल्यूज। फर्स्ट इज सब्सटैंटिव वैल्यू एंड द सेकंड इज प्रोसीजरल वैल्यू। ठीक है, अब
FIR is generally is not considered a substantive piece of evidence. इस बात को ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा, बुक्स आप पढ़ेंगे, बुक्स में आपको लिखा मिलेगा FIR is not a piece of substantive evidence, but that is entirely wrong. FIR generally is not a substantive piece of evidence, but there are few exceptions where FIR is considered as a substantive piece of evidence, which we are now going to read. सबसे पहले क्या इसके लिमिटेड पर्पसेस हैं? पहला, टू कॉन्ट्राडिक्ट अंडर सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड टू कोरोबोरेट अंडर सेक्शन 157 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. कॉन्ट्राडिक्ट किसको? इंफॉर्मेंट को. अब देखिए, आप एक इंफॉर्मेंट है, आप पुलिस थाने गए FIR लॉन्च कराने, आपने FIR लॉन्च कराई. अब इन्वेस्टिगेशन हुआ, चार्जशीट बनी, ट्रायल स्टार्ट हुआ. अब ट्रायल में आपको एज प्रोसिक्यूशन विटनेस बुलाया जाएगा. जो FIR लॉन्च करता है वो प्रोसिक्यूशन की साइड से ही आएगा ना. तो FIR लॉन्च करी और आपको ट्रायल में प्रोसिक्यूशन विटनेस के रूप में बुलाया गया. अब वहां पर आपसे डिफेंस ने कुछ सवाल पूछे. डिफेंस ने आपसे सवाल पूछे कि ये उस दिन बताइए क्या हुआ था. अब उस सवाल के जो आंसर था वो इंफॉर्मेशन आपने अपनी FIR में ऑलरेडी लिखी हुई थी. अब सपोज आपने FIR में लिखा था कि क्राइम स्थल पर 2 व्यक्ति थे, राम और श्याम, बट आपने डिफेंस लॉयर के सामने ये बोल दिया कि क्राइम स्थल पर 3 व्यक्ति थे, राम, श्याम और घनश्याम. तुरंत डिफेंस लॉयर कोर्ट का ध्यान खींचेगा FIR की कॉपी की तरफ कि जनाब ये FIR कॉपी है, ये इन्हीं की कॉपी है, देखिए इस पे इनके सिग्नेचर हैं और इसमें इन्होंने बोला कि ये क्राइम स्थल पर 2 व्यक्ति थे, राम और श्याम, मगर अब कोर्ट में ये बोल रहे हैं कि क्राइम स्थल पर 3 व्यक्ति थे, राम, श्याम और घनश्याम. तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना. FIR में कुछ और बात बोली हुई है और ट्रायल में विटनेस बनकर जाओ ट्रायल में तो आपने कुछ और बात बोली हुई है. ठीक है, तो यहां पर आपका कॉन्ट्राडिक्शन हो गया. अब आते हैं कोरोबोरेशन पे. कोरोबोरेशन का मतलब होता है सपोर्ट करना. ठीक है, आपने FIR लॉन्च करी कि वहां पर 2 व्यक्ति थे, राम और श्याम. अब जो आपका प्रोसिक्यूशन लॉयर है, जो आपका लॉयर है, मतलब आपकी साइड का प्रोसिक्यूशन साइड का लॉयर है, वो आपके पास आया और उसने आपसे पूछा कि बताइए उस घटनास्थल पर कितने लोग मौजूद थे उस रात को. आपने कहा सर 2 लोग मौजूद थे, राम और श्याम. तो प्रोसिक्यूशन लॉयर तुरंत FIR की कॉपी की तरफ ध्यान खींचेगा कि जनाब ये देखिए FIR की कॉपी में भी इन्होंने ये बयान दिया है कि वहां 2 लोग थे, राम और श्याम. और आज विटनेस बॉक्स में मौजूद होने पर ट्रायल में जब ये विटनेस बनकर आए हैं, आज भी ये अपने बयान पे अडिग हैं और कह रहे हैं कि वहां पर 2 ही लोग मौजूद थे, राम और श्याम. तो इसका मतलब ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये अपने बयान से नहीं पलटे हैं और वहां पर 2 ही लोग थे. इसलिए माय लॉर्ड ये कोरैबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस की तरह हम यूज करना चाहते हैं. क्लियर है इतनी बात? तो ये जो हमने कोरैबोरेशन के लिए यूज करा और कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज करा, व्हाट इज दिस? दिस इज प्रोसीजरल एविडेंशियरी वैल्यू. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोसीजरल एविडेंशियरी वैल्यू. अब हम बात करते हैं सब्सटैंटिव एविडेंशियरी वैल्यू की. जो मैंने आपको बताया था जनरली यहां पर वर्ड क्यों लिखा है, वो इनकी वजह से लिखा है. क्यों? क्योंकि देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस जहां पर FIR इज ट्रीटेड एज अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान FIR लॉन्च कराता है और वो मरने वाला है एज अ डाइंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 32 सब क्लॉज 1 सब सेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. जब आप इंडियन एविडेंस एक्ट या फिर BSA पढ़ेंगे तो आप इसमें पढ़ेंगे डाइंग डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट. तो अगर आप FIR लॉन्च कराते हैं एज अ पार्ट ऑफ योर डाइंग डिक्लेरेशन तो इट विल बी अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस. देखिए यहां पर मैंने लिखा है सब्सटैंटिव एविडेंशियरी वैल्यू. ठीक है, अब it can be relevant as conduct of victim under section 8 of evidence act. सेक्शन 8 ऑफ एविडेंस एक्ट किस बारे में बात करता है? प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कॉन्डक्ट. क्राइम कमिट हुआ, क्राइम कमिट होने के बाद आप पुलिस थाने गए FIR लिखाने, तो ये क्या दिखा रहा है? सब्सिक्वेंट कॉन्डक्ट दिखा रहा है कि क्राइम होने के बाद, क्राइम होने के सब्सिक्वेंटली आप पुलिस थाने गए. ये जाना क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है आपका कॉन्डक्ट. ठीक है, कि आपका कंडक्ट क्या था कि जैसे ही क्राइम कमिट हुआ आप FIR लॉन्च कराने पुलिस थाने चले गए. तो सेक्शन 8 के अंदर ये रेलेवेंट हो जाएगा और सेक्शन 6 के अंदर ये रेलेवेंट हो जाएगा एज पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट.
अब जब आप बीएसए पढ़ेंगे या इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे सेक्शन 6 से 55 के बीच में अगर कोई भी फैक्ट रेलेवेंट होता है, सेक्शन 6 से 55 के बीच में अगर कोई भी फैक्ट रेलेवेंट होता है तो इट विल बी टर्म्ड एज सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस। ठीक है, तो क्योंकि सेक्शन 8 और सेक्शन 6 में ये दोनों फैक्ट्स रेलेवेंट हो रहे हैं, तो इन दीज एग्जाम्पल्स एंड इन दिस एग्जाम्पल ऑल्सो, क्योंकि 32 भी 55 से पहले है, तो इन दीज 3 एग्जाम्पल्स FIR विल बी अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस। ओके, नाउ वन मोर एग्जाम्पल। सपोज करिए आप कोर्ट में हैं, भाई ट्रायल चलने में तो सालों लग जाते हैं, चार्जशीट फाइल करने में साल लगा देती है पुलिस। अब जरूरी तो नहीं है कि आपको क्राइम की सारी डिटेल जितनी उस दिन जिस दिन क्राइम कमिट हुआ था उस दिन याद थी उतनी ही फ्रेशली आज भी याद हो सकता है आप कुछ चीजें भूल गए हो। अब आपको एज अ विटनेस बुलाया गया कोर्ट में, आपसे पूछा गया भाई क्या क्या हुआ था। अब आप कह रहे हो कि धुंधला धुंधला सा तो याद आ रहा है जज साहब, बट ठीक से मैं एकदम मेकआउट कर नहीं पा रहा कि क्या बात थी, याद नहीं आ पा रहा मुझे। तो कोर्ट के पास प्रेरोगेटिव होता है कि अगर जो डिफेंस लॉयर है या जो प्रोसिक्यूशन लॉयर है वो रिक्वेस्ट करे कि जनाब हम विटनेस की मेमोरी रिफ्रेश करना चाहते हैं FIR दिखा के, तो कोर्ट अलाउ करे तो ये चीज करी जा सकती है। अब मेमोरी कैसे रिफ्रेश होगी, आपको उस FIR की कॉपी दिखाई जाएगी जो आपने लॉन्च कराई थी सालों पहले, और आपको बोला जाएगा कि इसको पढ़िए, इसको पढ़ के कुछ याद आ रहा है, और जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा अच्छा अच्छा हाँ देखिए मैंने यहाँ लिखा है ऐसे ऐसे उस दिन वहां पर ऐसे हुआ था, और आप अपना बयान दे देंगे। तो मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए भी FIR का यूज किया जा सकता है, एंड दिस इज ऑल्सो अ प्रोसीजरल एविडेंशियरी वैल्यू। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, और इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपको आपके बुक्स में नहीं मिलेगी। ठीक है, it must be kept in mind that if the FIR is registered by the accused, it cannot be used to contradict, nor ये not की जगह nor आएगा, nor to corroborate the testimony of accused because he is not a prosecution witness। अब ये क्या बात है सर, ये बात है कि इस बात को अपने ध्यान में रखिए कि अगर एक्यूज्ड ही खुद FIR लॉन्च कराने जाता है, कौन सी FIR होगी वो, कन्फेशनल FIR। तो अगर कन्फेशनल FIR लॉन्च करी जाती है तो उस FIR पे ना तो कॉन्ट्राडिक्शन किया जा सकता है 145 एविडेंस एक्ट में, ना ही कोरोबरेशन किया जा सकता है 157 एविडेंस एक्ट में, क्योंकि ये दोनों चीजें प्रोसिक्यूशन विटनेस पर अप्लाई होती हैं। और क्योंकि यहां पर जो एक्यूज्ड है उसने खुद FIR लॉन्च कराई है, तो यहां पर वो डिफेंस विटनेस बनकर आएगा, और डिफेंस विटनेस पर ये दोनों चीजें अप्लाई नहीं होती। ध्यान रखिएगा, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, इट इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, तो इस चीज को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिले इन लॉजिंग FIR। अब देखिए, आज ऑफेंस हुआ, आप FIR लॉन्च कराने गए 1.5 महीने बाद, बट ऑब्वियस सी बात है कोर्ट को थोड़ा शक होगा कि भाई 1.5 महीने से आप सो रहे थे, आप कहां थे। लॉ डज नॉट हेल्प दोज पीपल हु स्लीप अपॉन देयर राइट्स, इट इज अ वेरी फेमस लीगल सेइंग, आप लोगों ने सुनी होगी। ठीक है, या लॉ डज नॉट हेल्प कुंभकर्न्स, कुंभकर्ण बहुत 6 महीने सोते थे, 6 महीने जागते थे ना, तो लॉ डज नॉट हेल्प कुंभकर्न्स, और लॉ डज नॉट हेल्प दोज हु स्लीप ओवर देयर ओन राइट्स। ठीक है, तो जो व्यक्ति अपने राइट्स को लेके खुद विजिलेंट नहीं है, कानून उसकी मदद नहीं करता। इसलिए यह इंप्लाई करता है कि जैसे ही कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो, आप तुरंत कोर्ट में जाएं और अपनी आप तुरंत पुलिस स्टेशन जाएं और अपनी FIR लॉन्च करें। अगर डिले होगी तो कोर्ट के दिमाग में सस्पिशन रेज हो सकता है कि भाई इस व्यक्ति ने इतने समय बाद क्यों FIR लॉन्च कराई, क्या इसने कुछ ऐसे तथ्य FIR में लॉन्च करे जो असली में नहीं थे, बट ये दुश्मनी निकालने के लिए इसने मिर्च मसाले लगाकर इंफॉर्मेशन ऐड कर दी, या फिर क्या इसको फोर्स किया जा रहा है किसी दूसरी पार्टी के द्वारा कि अपना बयान बदलो और FIR लॉन्च करो। ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो इसलिए कोर्ट जो है वो हमेशा सस्पिशन की निगाह से, शक की निगाह से देखेगा उस FIR को जो बहुत डिले के बाद लॉन्च हुई होगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट ऑल टुगेदर आपका केस ही खत्म कर देगा, नहीं।
सिर्फ शक की निगाह से उसको देखा जाएगा। और अगर आप कोर्ट को सेटिस्फैक्टरीली प्रूफ कर देते हो कि जज साहब इसलिए एफआईआर लॉन्च करने में देर हो गई, तो वो सस्पिशन खत्म हो जाएगा एंड यू विल बी गुड टू गो। अब एक चीज याद रखिएगा, ये देखिए केस देखिए, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रघुवीर 2018, बहुत ही अच्छा जजमेंट है, पढ़िएगा पीडीएफ निकालकर। इसमें कोर्ट ने कहा दैट डिले इन लॉजिंग एफआईआर इज नॉर्मली व्यूड विद सस्पिशन because of possibility of concussion and the court subject the evidence with close scrutiny, कि जो एफआईआर डीले के साथ लॉन्च करी जाती है, कोर्ट उसको सस्पिशन की निगाह से देखेगा और सारे एविडेंसेस को कोर्ट बहुत ही बारीकी से चेक करेगा कि कोई लूपहोल, कोई झोलझाल तो नहीं है इनके बयान में, इनके एविडेंसेस में। ठीक है, अब स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह 1994, बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस। इस केस में कोर्ट ने बात करी थी विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस या विक्टिम्स ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू विमेन। कोर्ट ने यह कहा कि देखिए सेक्सुअल ऑफेंसेस लाइक रेप, सेक्सुअल हरासमेंट, वॉयरिज्म, गैंग रेप, स्टॉकिंग, ये सब ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनसे एक सोशल स्टिग्मा अटैच्ड होता है। और क्योंकि सोशल स्टिग्मा अटैच्ड होता है, तो जो विक्टिम है वो इतनी, विक्टिम या उसकी फैमिली इतना सहज महसूस नहीं करते, इतना कंफर्टेबल महसूस नहीं करते एफआईआर लॉन्च कराने में। क्यों नहीं करते? क्योंकि एक तो जिस पीड़िता के साथ कोई ऐसी घटना हुई है, रेप हुआ है या सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, एक तो ऑलरेडी वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजर रही है। दूसरा, जब वो इस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजर रही हैं और समाज उन्हें तरह तरह के ताने दे रहा है, तरह तरह के नेम कॉलिंग उनके साथ हो रही है, तो एक सोशल स्टिग्मा जो अटैच्ड है उसका भी डर उन्हें रहता है कि घर की इज्जत खराब हो जाएगी, हमारे परिवार की बदनामी हो जाएगी। इसलिए ना तो पीड़िता और ना ही उसका परिवार ये हिम्मत जुटा पाता है कि ऐसे केसेस में हम एफआईआर तुरंत लॉन्च करा पाए। तो इस केस में कोर्ट ने यह बोला था कि ऐसे मैटर्स में जो डिले होगी इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड डिले विल बी सेल्फ कंडोन्ड। मतलब अगर ऐसे केसेस में डिले हो भी जाती है तो कोई समस्या की बात नहीं है, डिले विल बी कंडोन्ड। कंडोन्ड मतलब माफ कर दी जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, क्रॉस एफआईआर एंड मल्टीपल एफआईआर। देखिए मल्टीपल एफआईआर वो होती हैं कि एक केस हुआ, सपोज करिए केस हुआ जहां पर डिकॉइटी हुई और डिकॉइटी के कॉन्सिक्वेंस में मर्डर भी कर दिया डिकॉइट्स ने। ठीक है, तो एक आदमी ने एफआईआर कराई कि मेरे घर में डिकॉइटी हुई और उसी आदमी के भाई ने एफआईआर कराई कि मेरे घर में मर्डर हुआ। तो इज इट रीजनेबल? इट इज नॉट रीजनेबल ना भाई। जो भी फैक्ट्स हैं आप एक सिंगल एफआईआर में लाके दीजिए। तो ऐसे केसेस में जहां एक ही मुकदमा है पर उस मुकदमे के अलग अलग इंसिडेंट से रिलेटेड अलग अलग लोग अलग अलग जगह एफआईआर कराते हैं, वहां पर कोर्ट की टेंडेंसी होती है कि वी विल नॉट एंटरटेन इट एंड कोर्ट सबसे डिटेल्ड जो एफआईआर है, सबसे डिटेल्ड एफआईआर को रख लेती है और बाकी सारी एफआईआर को क्वॉश कर देती है। ठीक है, अब बात आती है क्रॉस एफआईआर की। सपोज करिए आपकी और मेरी आपस में लड़ाई होती है, आपने मेरे अगेंस्ट जाकर एफआईआर करी और मैंने आपके अगेंस्ट जाकर एफआईआर करी। अब इस केस में कोर्ट क्वॉश नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग पक्षों से एफआईआर आई है। मैं कह रहा हूं आपकी गलती और आप कह रहे हैं मेरी गलती। दिस इज कॉल्ड क्रॉस एफआईआर। ऐसे केस में कोर्ट दोनों एफआईआर को एंटरटेन करेगी और इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश पारित करेगी। ये की डिफरेंसेस बिटवीन मल्टीपल एफआईआर एंड क्रॉस एफआईआर आप देख सकते हैं। पर्पस क्या है मल्टीपल एफआईआर का? कवर्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इंसिडेंट। सेम इंसिडेंट के अलग अलग एस्पेक्ट्स, मतलब डिकॉइटी एंड मर्डर दोनों को कवर करता है। क्रॉस एफआईआर के केस में प्रोवाइड्स बोथ साइड्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, कि ए कह रहा है कि मैंने किया, बी कह रहा है कि उसने किया। ठीक है, लीगल स्टेटस क्या है मल्टीपल एफआईआर का? जनरली डिस्करेज अनलेस न्यू फैक्ट्स इमर्ज। अगर कोई नया तथ्य आ जाता है जो किसी भी एफआईआर में नहीं था अब तक, तो एनकरेज कर लिया जाएगा, बट अदरवाइज इट विल बी डिस्करेज, इट विल बी क्वॉश्ड। क्रॉस एफआईआर का लीगल स्टेटस अलाउड व्हेन बोथ पार्टीज फाइल कंप्लेंट्स, कि अगर दोनों पार्टी ने कंप्लेंट फाइल करी है तो इट विल बी वेरी वेल अलाउड। ठीक है, ये एग्जांपल जो मैंने अभी बताया, मर्डर कॉन्स्पिरेसी या मर्डर डिकॉइटी जो मैंने बताया, ये एग्जांपल ए फाइट्स बी एंड बोथ फाइल एफआईआर ब्लेमिंग ईच अदर, कि दोनों की लड़ाई हुई और दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च करा दी। मूविंग फॉरवर्ड, very very important, in fact the most important question of this session is
इज इट मैंडेटरी फॉर पुलिस ऑफिसर टू रिकॉर्ड द एफआईआर? अब इसके बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि 154 में वर्ड यूज्ड है शैल, तो इट इज मैंडेटरी। बट अब थोड़ा सा डिटेल में जाकर केस लॉस की हेल्प से समझते हैं कि हाउ इज इट मैंडेटरी। ये तो हमको क्लियर है कि इट इज मैंडेटरी, बट हाउ इज इट मैंडेटरी? तो देखिए, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क जजमेंट ऑफ इंडियन क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस, जिसमें कोर्ट ने यह कहा था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि रजिस्टरिंग एन एफआईआर इज मैंडेटरी इन नेचर। आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करें और उसके बाद डिसाइड करें कि रजिस्टर करनी है एफआईआर या नहीं। जी नहीं, आपके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। पुलिस के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं कि वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करे और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि एफआईआर रजिस्टर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब ऐसा कोर्ट ने क्यों कहा? इसका रीजन स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल 1992 के केस में और ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2013 के केस में, दोनों केस में कोर्ट ने बात बोली कि इंफॉर्मेशन वर्ड जो लिखा है सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी एंड सेक्शन 173 ऑफ बीएनएसएस, इन दोनों सेक्शंस में जो इंफॉर्मेशन वर्ड लिखा है, इट इज नॉट क्वालिफाइड बाय द टर्म रीजनेबल और क्रेडिबल। मतलब जो 154 सीआरपीसी और 173 बीएनएसएस में वर्ड लिखा है इंफॉर्मेशन, उसके पीछे ना तो ये लिखा कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, ना ये लिखा कि रीजनेबल इंफॉर्मेशन। तो जब इंफॉर्मेशन के पीछे ना तो क्रेडिबल लिखा ना रीजनेबल लिखा, इसका क्या इंप्लीकेशन है? इसका इंप्लीकेशन ये है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन अगर मिली है तो आपको एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी। आपके पास ये देखने का, ये जांचने का अधिकार नहीं है कि उस इंफॉर्मेशन में कितनी सच्चाई है, क्या वो रीजनेबल इंफॉर्मेशन है, क्या वो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है। जी नहीं, यह सारा काम कोर्ट का है। आपका काम है एफआईआर रजिस्टर करना और उस पर इन्वेस्टिगेशन करना। एफआईआर जेन्युइन है या नहीं है, वेदर द एफआईआर इज जेन्युइन और नॉट, दिस इज अ whether the FIR is genuine or not, this is a post FIR examination. Which means कि FIR जो लॉन्च कराई गई है वो कितनी जेन्युइन है, ये चीज FIR लॉन्च होने के बाद एग्जामिन करी जाएगी, पहले नहीं। एग्जामिनिंग द जेन्युइननेस ऑफ FIR इज नॉट, आई रिपीट, इज नॉट अ प्री रिक्विजिट ऑफ रजिस्टरिंग एन FIR। ठीक है, इतनी बात हमें बिल्कुल क्लियर है। अब स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल एंड ललिता कुमारी, दोनों केसेस में कोर्ट ने यह कहा कि क्योंकि ना तो वहां क्रेडिबल वर्ड लिखा है और ना ही वहां रीजनेबल वर्ड लिखा है, तो लेजिस्लेचर का इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि आपके पास कोई हक नहीं है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने का। और अगर आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करते हैं और फिर एफआईआर रजिस्टर करते हैं तो यू आर वायलेटिंग द रूल ऑफ लॉ। बट ललिता कुमारी केस में सुप्रीम कोर्ट इससे एक स्टेप आगे गया और उसमें बोला कि कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर हम पुलिस को यह अधिकार दे रहे हैं, हम पुलिस को यह लिबर्टी दे रहे हैं कि आप चाहें तो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं। और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद अगर आपको लगता है कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो आप एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, एफआईआर तो आपको रजिस्टर करनी ही करनी है। एफआईआर रजिस्टर ना करने का ऑप्शन आप पे नहीं है। इस केस में भी ऑप्शन कितना है, लिबर्टी कितनी है कि रजिस्टर करने से पहले सिर्फ ये चेक कर लो कि क्या ऐसा कोई केस बन रहा है। अगर बन रहा है, जो आपको इंफॉर्मेशन मिली है उस पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने से आपको लगता है कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज हो रहा है, तो आप बिल्कुल इंक्वायरी करिए और इंक्वायरी करने के बाद एफआईआर लॉन्च करिए। बट पुलिस ऑफिसर ये नहीं कर सकता कि मैंने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करी और मेरे अकॉर्डिंग तो कोई एफआईआर का वो नहीं बन रहा है, मैं नहीं कर रहा एफआईआर लॉन्च। नहीं, ये आप नहीं कर सकते। एफआईआर लॉन्च करना इज मैंडेटरी। सिर्फ आपको वेरीफाई क्या करना है, जब आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे तो उसमें वेरिफिकेशन का स्कोप कितना है, कितनी इंक्वायरी करेंगे आप। आपकी जो इंक्वायरी होगी वो किस चीज तक कन्फाइंड रहेगी, वो इस चीज तक कन्फाइंड रहेगी कि द इंफॉर्मेशन
it should be noted that the purpose of inquiry is not to verify the information. कि इंफॉर्मेशन कितनी सच्ची है या झूठी है ये वेरीफाई करना आपका काम नहीं है. पर्पस ऑफ इंक्वायरी क्या है? टू असर्टेन वेदर द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजेस एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस. प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने का पर्पस सिर्फ इतना है, ये चेक करना कि जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई है क्या उस इंफॉर्मेशन को सुन के ऐसा लगता है कि हाँ एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ होगा इस डिस्क्रिप्शन का. अगर आपका जवाब है हाँ तो आपको एफआईआर लॉन्च करनी पड़ेगी. आप एफआईआर लॉन्च करने से मना नहीं कर सकते. अब कुछ केसेस का एग्जांपल दे रखा है कि कहां पर पुलिस को ये लिबर्टी है जहां पर वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं. तो ये 5 केसेस हैं. इनके अलावा भी और केसेस हो सकते हैं. दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव. ये मैंने बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए 5 पॉइंट्स यहाँ रखे हैं, बट इसके अलावा और भी केसेस हो सकते हैं जहां पर पुलिस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है एफआईआर रजिस्टर करने से पहले. क्या? मैट्रिमोनियल एंड फैमिली डिस्प्यूट्स, डाइवोर्स का कोई केस है, डोमेस्टिक वायलेंस का कोई केस है, कमर्शियल डिस्प्यूट, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड, बड़ी बड़ी एमएनसीज के आपस में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कमर्शियल डिस्प्यूट है कोई, मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस आए दिन हम देखते हैं डॉक्टर के ऊपर केसेस कर दिए जाते हैं, करप्शन केसेस, रेगुलर अफेयर, वेरी रेगुलर अफेयर इन आवर कंट्री, केसेस वेयर देयर इज एन एबनॉर्मल डिले इन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर. बट इसका एक्सेप्शन क्या है जो हमने ऊपर पढ़ा? सेक्सुअल ऑफेंसेस. यहां पर आप नहीं करेंगे, यहां आप डायरेक्ट एफआईआर लॉन्च करेंगे अगर सेक्सुअल ऑफेंस का केस था. बट अगर कोई और केस है जहां पर इनऑर्डिनेट डिले हो गई है, बहुत ज्यादा डिले हो गई है, तो वहां पर आप एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं एफआईआर रजिस्टर करने से पहले. बट इंक्वायरी के बाद तो एफआईआर रजिस्टर करनी ही पड़ेगी. वो आपके पास लिबर्टी नहीं है कि आप एफआईआर करने से मना कर दें. क्लियर हो गई इतनी बात? अब आगे बढ़ते हैं जीरो एफआईआर. अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि जिस घटना स्थल पर घटना घटित होती है, जो विक्टिम है या जो इन्फॉर्मेंट है वो इतने डरे हुए होते हैं कि वो अपनी जान बचाकर उस जगह से भागना चाहते हैं, और भागते भागते या जाते हुए वो जिस घटना क्षेत्र में, जिस पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में वो घटना घटित हुई थी, उस घटना क्षेत्र को क्रॉस कर जाते हैं और किसी और पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में घुस जाते हैं. अब क्योंकि वो किसी और पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में घुस गए, क्या इसका मतलब यह है कि एफआईआर लॉन्च नहीं करी जाएगी? जी नहीं, एफआईआर लॉन्च करी जाएगी. और जिस पुलिस स्टेशन के क्षेत्र अधिकार क्षेत्र में वो घुसे हैं, जिस पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में वो घुसे हैं, उस पुलिस स्टेशन में जाकर वो अपनी एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं. और उस एफआईआर को वो पुलिस स्टेशन जो ओरिजिनल पुलिस स्टेशन था, जहां पर जुरिस्डिक्शन बन रहा था, जहां घटना घटित हुई थी, वहां पर उस एफआईआर को ट्रांसफर करेगा और अकॉर्डिंगली कार्रवाई करी जाएगी. अब ये कैसे हो सकता है? जैसे आप सभी ने वो देखी होगी वेब सीरीज मिर्जापुर. अब वहां पर बाहुबल था कालीन भैया का, तो कोई भी इंसान कालीन भैया के अगेंस्ट कोई भी इंसान एफआईआर करने से डरता था, क्योंकि उस क्षेत्र में उनका दबदबा था, उनका बाहुबल था. तो उसके पास ये ऑप्शन है कि वो किसी और क्षेत्र में जाकर किसी और पुलिस स्टेशन में एफआईआर कराए, और वहां से वो एफआईआर ट्रांसफर होकर आएगी उस क्षेत्र में जहां पर घटना घटित हुई थी. ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं जीरो एफआईआर. अब अभी तक ये कॉन्सेप्ट हमारे यहां पर नहीं था, बट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 173 में द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एफआईआर हैज बीन इंक्लूडेड. अब ये जीरो एफआईआर की बात आई कहां से थी, इसका ओरिजिन क्या था? तो देखिए, जब दिसंबर 2012 में हमारे यहाँ निर्भया रेप केस जैसा दर्दनाक हादसा हुआ था, उस केस के आफ्टरमेथ में एक क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, जिसको लीड किया था जस्टिस वर्मा कमेटी ने. उस जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट जो थी, उस रिपोर्ट की एक रिकमेंडेशन में से ये रिकमेंडेशन थी कि जीरो एफआईआर का प्रोविजन जो है इट शुड बी एडेड इनटू द लॉ, एंड दिस रिकमेंडेशन हैज बीन एडेड इनटू बीएनएसएस, दैट इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. ठीक है, अब मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन, इज एफआईआर अ प्रिविलेज डॉक्यूमेंट? क्या एफआईआर एक प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है? अब अगर प्रिविलेज डॉक्यूमेंट होगा तो उसकी एक्सेस किसी को नहीं मिल सकती. क्यों? क्योंकि इट बिकम्स अ प्राइवेट डॉक्यूमेंट ऑफ प्राइवेट नेचर. जिसका है सिर्फ वही रख सकता है. बट
FIR is not a privileged document, my friends. How is this established? This is established by following points. First, it is a public document because जैसे ही FIR आप रिकॉर्ड कराते हो, it becomes the part of official record of the investigating agency. और क्योंकि वो part of official record बन गई है, तो यहां पर इसका इंस्पेक्शन किया जा सकता है कोर्ट द्वारा अंडर सेक्शन 74 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। और क्या कहता है ये सेक्शन कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स जो होंगे कोर्ट उनको इंस्पेक्ट कर सकता है, या कोई भी इंसान उनको इंस्पेक्ट कर सकता है। और क्योंकि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड पर आ गई है, FIR लॉन्च होने के बाद इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास इट बिकम्स एन ऑफिशियल रिकॉर्ड, द FIR बिकम्स अ पार्ट ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड। और क्योंकि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड बन गया, इट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ पार्ट ऑफ सेक्शन 74 के अंदर अ पार्ट ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट। एंड क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है अंडर सेक्शन 74, तो कोई भी इसका एक्सेस ले सकता है। सेकेंडली, सेक्शन 207 ऑफ CRPC में आप पढ़ेंगे कि एक्यूज्ड को वो सारे मटेरियल्स कोर्ट प्रोवाइड कराएगा जिन पर प्रोसिक्यूशन रिलाय कर रहा है। वो सारे मटेरियल्स की कॉपी एक्यूज्ड को दी जाएगी ताकि एक्यूज्ड अपना डिफेंस बहुत अच्छे से बना सके, अपना बचाव बना सके। अब उन सारे एविडेंसेस में सबसे पहला एविडेंस क्या होता है? वो होती है FIR, क्योंकि FIR के बेसिस पे तो पूरा मुकदमा आया है। FIR लॉन्च हुई है तभी तो आगे चीजें हुई ना। तो 207 CRPC के अंदर 207 CRPC के अंदर FIR लॉन्च करने पर 207 CRPC के अंदर अगर एक्यूज कहता है कि मेरे को FIR की कॉपी दी जाए, तो आपको FIR की कॉपी एक्यूज्ड को देनी पड़ेगी बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 207 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो इसलिए भी ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, क्योंकि प्रिविलेज डॉक्यूमेंट होता तो 207 में आप नहीं दे सकते थे। ठीक है। अब इन यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016, सुप्रीम कोर्ट मेड इट मैंडेटरी दैट FIRs, ऑल दी FIRs, ये डिजिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है जो 2016 में ही कोर्ट ने इंट्रोड्यूस कर दिया था कि जितनी भी FIRs हैं वो पुलिस वेबसाइट पर 24 घंटे के अंदर अंदर अपलोड होनी चाहिए ताकि एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रह सके। बट इसका एक एक्सेप्शन था, क्या? सेंसिटिव केसेस, जैसे कोई केस है, रेप केस है, कोई सेक्सुअल हरासमेंट का केस है, या कोई नेशनल सिक्योरिटी का केस है, कोई टेररिस्ट से रिलेटेड कोई केस है, तो वहां पर आप FIR अपलोड नहीं करेंगे क्योंकि वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। बट अदरवाइज all the FIRs have to be uploaded on the official websites within 24 hours of lodging the FIR. Clear हो गई इतनी बात? This point also implies that FIR is not a privileged document, it is a public document under section 74 of Indian Evidence Act. Moving forward, the last topic for today, that can a child or a lunatic lodge an FIR? क्या एक छोटा बच्चा या एक lunatic मतलब someone who is mentally ill, mentally retarded, can these two persons, a child or a lunatic person, lodge an FIR? तो देखिए, सेक्शन 154 ऑफ CRPC बात करता है FIR की। अब उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि इस उम्र का व्यक्ति ही FIR करा सकता है। किसी भी उम्र का व्यक्ति FIR लॉन्च करा सकता है, प्रोवाइडेड जो इंफॉर्मेंट है अगर वो बच्चा है, क्योंकि कोई एज रिस्ट्रिक्शन दे नहीं रखा, तो एक छोटा बच्चा भी FIR लॉन्च करा सकता है। और अगर एक छोटा बच्चा इंफॉर्मेशन दे रहा है एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की, FIR लॉन्च करा रहा है इंफॉर्मेंट बनके, तो कोर्ट जो है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और जो एडजुडिकेटरी बॉडी है, वो सिर्फ इतना एग्जामिन करेगी कि जो ये बच्चा है क्या ये इतना सफिशिएंटली मैच्योर है ये समझने के लिए कि क्या घटना घटित हुई थी और क्या वहां पर हुआ था, क्या क्राइम हुआ, क्या वो कॉग्निजेबल था या नॉन कॉग्निजेबल था। अगर कोर्ट या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को उस बच्चे से पूछताछ करने पर इस बात का सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हाँ इस बच्चे को इतनी समझ है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो वो बच्चा बिल्कुल FIR लॉन्च कर सकता है। लॉ प्लेसेस नो बार एब्सोल्युटली ऑन द चाइल्ड टू लॉन्च एन FIR। कोई बार नहीं है, अगर बच्चा सफिशिएंटली मैच्योर है तो वो FIR लॉन्च करा सकता है। अब इसका एक एग्जांपल आप इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं इंट्रालिंकिंग। इंट्रालिंकिंग मींस linking one provision of a statute with an other provision of another statute. Section 118 of Indian Evidence Act कहता है who may be a competent witness.
कि एक कॉम्पिटेंट विटनेस कौन हो सकता है। और सेक्शन 118 के अनुसार a competent witness can be anyone, even a child can be a competent witness, even a lunatic can be a competent witness, provided कि वो sufficiently mature हो सवाल जो उनसे पूछे जा रहे हैं उनको समझने के और उनको जवाब देने के। अगर वो इतने sufficiently mature हैं तो they can be a competent witness, and because they can be a competent witness, on the similar reasoning, on the similar lines, they can also be an informant who can go to the police station and lodge an FIR. Amply clear? ये रामेश्वर कल्याण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में ये वही बात है जो मैंने आपको बताई। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ चाइल्ड्स टेस्टिमनी इज एडमिसिबल अंडर सेक्शन 118 of Indian Evidence Act, is admissible if they understand the nature of truth and lie. कि अगर उन्हें सही गलत की समझ है या उनसे जो सवाल रखे जा रहे हैं उनको समझ है कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो वो बिल्कुल एक कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकते हैं, उनके स्टेटमेंट वैलिड माने जाएंगे। Similarly, if a child can report a crime, their FIR can be registered. Amply clear? अब बात हो जाती है ल्यूनेटिक की कि सर हमने बच्चे के बारे में तो पढ़ लिया, बट ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बच्चा, एक इंसान जो ल्यूनेटिक है, जो मेंटली इल है, उसे तो सही गलत की समझ नहीं है, वो कैसे FIR लॉन्च करा सकता है? तो देखिए, ल्यूनेसी में भी ना एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम अभी पढ़ते हैं आगे, ल्यूसिड इंटरवल। ल्यूसिड इंटरवल का मतलब होता है कि सपोज कोई व्यक्ति है जिसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं फ्रीक्वेंटली, बट जब वो क्राइम कमिट हुआ उस दौरान वो सेन था, वो दिमागी रूप से सही था। जो उसे दौरा पड़ा था वो उस घटना के घटित होने के बाद पड़ा। जब तक वो घटना घटित नहीं हुई थी, जिस समय वो घटना घटित हुई उस समय वो मेंटली बिल्कुल फिट था। तो जब वो मेंटली फिट था घटना घटित होने के समय, कैन ही बी टर्म्ड as a competent witness and in consequence as a person competent to lodge an FIR in the court, lodge an FIR in the police station? Absolutely yes. अगर वो पर्सन ल्यूनेटिक था, ल्यूसिड इंटरवल, ल्यूनेटिक तो था बट ल्यूसिड इंटरवल वाला ल्यूनेटिक था, मतलब अ पीरियड वेयर दे कैन थिंक क्लियरली, देयर FIR इज वैलिड। हरि सिंह गौंड वर्सेस स्टेट ऑफ MP 2008 का बहुत इंपॉर्टेंट केस है इस पॉइंट पे, जिसमें कोर्ट ने यह कहा, मेंटल इलनेस डज नॉट मीन अ पर्सन इज ऑलवेज इनकेपेबल ऑफ मेकिंग स्टेटमेंट्स। कि मानसिक बीमारी का मतलब यह नहीं है कि एक व्यक्ति कभी भी कोई स्टेटमेंट नहीं बना सकता, कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता, इसका मतलब यह नहीं है। अ पर्सन्स कैपेसिटी मस्ट बी जज्ड एट द टाइम ऑफ गिविंग द इंफॉर्मेशन। मतलब जो व्यक्ति इंफॉर्मेशन दे रहा है भले ही वो ल्यूनेटिक है, बट अगर जब उसने वो क्राइम कमिट होते हुए देखा तब, और जब वो इंफॉर्मेशन दे रहा है तब, अगर इन दो इंस्टेंसेस में वो सेन माइंड का था, वो मेंटली फिट था, तो उसके दिए गए बयान पर FIR लॉन्च करी जा सकती है और कोई भी लॉ बार नहीं लगाता उसके दिए गए स्टेटमेंट्स पे। उसके दिए गए स्टेटमेंट्स विल बी एडमिसिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, उसके दिए गए स्टेटमेंट्स will form the basis of FIR, and उसके दिए गए statements will be used by the court during the trial process. So this is all for today, and we will soon meet in the next session with another important topic of your judicial services examination. Thank you. Take care.